गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 1789 में हुई और उस क्रांति के होने के कारण क्या थे। तो उस क्रांति के दौरान जो स्टेट जनरल जो एक संस्था थी वहाँ पे, उसके स्थान पर नेशनल असेंबली का निर्माण किया गया था। तो नेशनल असेंबली ने ही फ्रांस के लिए संविधान बनाने का जो काम है वो अपने हाथ में लिया। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, यानी संविधान को बना करके तैयार कर लिया। इस संविधान का उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी सम्राट की जो शक्तियां थी उसको कम करना, उसको संविधान के दायरे में लेकर के आना। यानी सबसे ऊपर क्या हो? संविधान हो, सम्राट भी क्या हो? उससे नीचे हो। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। पहले क्या था? सारी की सारी जो शक्तियां थी राज्य की वो केवल सम्राट के हाथ में थी, लेकिन अब इस नए संविधान के अनुसार इसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसको विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। वहां पर एक ऐसे राजतंत्र का निर्माण हुआ जो संविधान के अनुसार राजा काम करने लगा। तो इसमें एक चित्र दिखाया गया है जिसके अनुसार ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो नई राजनीतिक व्यवस्था थी फ्रांस के अंदर, जो संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ, वो काम कैसे करता था। अब देखिए, इसमें जो नागरिक हैं उनको दो भागों में बांटा गया था। एक था सक्रिय नागरिक और दूसरा निष्क्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिक कौन थे? जिनको मत देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था। और कुल जनसंख्या जो थी फ्रांस की वो 2.8 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे जो वोट दे सकते थे। दूसरा क्या था? निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक कौन से थे? जिनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इनको निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। तो विधायिका का चुनाव करने में या जो निर्वाचक थे उनका चुनाव करने में इनका कोई योगदान नहीं होता था। केवल इन लोगों को वोट देने का अधिकार था ऐसा व्यक्ति जो अपनी 3 दिन की जो एक मजदूरी होती है, आमदनी होती है, उसके बराबर जो व्यक्ति कर देता है, उसी को क्या था? वोट देने का अधिकार था। उसी को सक्रिय नागरिक कहा जाता था। केवल 40 लाख लोग फ्रांस के अंदर ऐसे थे जिनको वोट देने का अधिकार था। दूसरा क्या था? वहां पर जो चुनाव होते थे वो अप्रत्यक्ष होते थे, यानी जो सक्रिय नागरिक है वो सीधा नेशनल असेंबली का चुनाव नहीं करते थे। क्या होता था कि जो सक्रिय नागरिक है वो अपने निर्वाचक का चुनाव करते थे। इसमें लगभग 50,000 पुरुष हैं, उनका चुनाव किया जाता था। ये जो 50,000 जो पुरुष हैं वो नेशनल असेंबली के 745 जो सदस्य हैं उनका चुनाव करते थे। तो इस प्रकार क्या है? विधायिका का निर्माण होता था। जो विधायिका है वो नियंत्रण रखती थी किसके ऊपर? कार्यपालिका, इन सम्राट के ऊपर। जो विधायिका है वो नियंत्रण रखती थी किसके ऊपर? जो सम्राट के जो मंत्री थे उनके ऊपर। और ये जो सक्रिय नागरिक है यही चुनाव करते थे अपने वोट के अधिकार के द्वारा न्यायाधीश का या न्यायपालिका का। न्यायपालिका का, कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर कोई निर्भरता इसकी नहीं थी। ये बिल्कुल क्या थी? इससे अलग थी। अब देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब कानून बनाने का अधिकार किसका हो गया? नेशनल असेंबली का, जो 745 सदस्य जो चुने गए थे किसके द्वारा? निर्वाचक समूह के द्वारा, जिसको चुना था किसने? सक्रिय नागरिकों ने।
नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक क्या करते थे, एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिन्हें मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जो सबसे ज्यादा जो कर चुकाता था वो निर्वाचक मंडल का सदस्य होता था, या फिर क्या है, जो वहां की जो असेंबली है उसका सदस्य होता था, वही उसी को उसका सदस्य बनने की क्या था, अधिकार था। और जो लोग क्या थे, गरीब थे या कर नहीं चुकाते थे, या महिलाएं थी, बच्चे थे, या 25 वर्ष से कम उम्र के लोग, या 25 वर्ष से अधिक, वो लोग जो कर नहीं चुकाते थे, उनको निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद देखते हैं कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। तो संविधान जो था फ्रांस का, उसमें कुछ अधिकार हैं वो दिए गए थे शुरुआत में ही, जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था, जो पुरुषों को और वहां के नागरिकों को जो अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार थे, एक तो जीवन के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, और कानूनी बराबरी के अधिकार को, यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, उसको नैसर्गिक एवं अर्हणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो अर्हणीय क्या होता है, जिसको हरा नहीं जा सकता, जिसको आपसे छीना नहीं जा सकता, तो ऐसे जो अधिकार हैं वो बनाए गए। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, जन्म से प्राप्त थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो ये राज्य का, यानी राजा का कर्तव्य ये हो गया कि वो प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करें। जैसे हमारे देश में भी हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और हमारी जो न्यायपालिका है वो हमारे उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो ऐसे ही फ्रांस के अंदर क्या है, कुछ अधिकार है, वो पुरुष एवं नागरिक को कुछ अधिकार हैं वो दिए गए, और उसकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी थी, राज्य की, यानी फ्रांस की, फ्रांसीय राजतंत्र की जिम्मेदारी थी। उसके बाद देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार थे जो उनको दिए गए हैं। तो देखिए, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में ऐसे कौन कौन से अधिकार थे जो उसको दिए गए। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहते हैं, और उनके अधिकार समान होते हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए। दूसरा, हरेक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अर्हणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। किसी का शोषण नहीं कर सकते, सबको सुरक्षा देनी है, सबकी संपत्ति की रक्षा करनी है, और सबको स्वतंत्रता देनी है। ये प्रत्येक राजनीतिक संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या है, उसका लक्ष्य यही होता था, या यही होना चाहिए कि वो आम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। उसके बाद तीसरा था, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। मतलब अगर जनता किसी चीज को स्वीकृत ना करे तो कोई भी व्यक्ति क्या है, ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। उसके बाद देखते हैं चौथा क्या था, कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। मतलब ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई जिसके मन में जो आए वो करे, तो ऐसे काम जिसका औरों को नुकसान ना हो, ऐसे काम वो कर सकता है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अगर कोई ऐसा कार्य है जो समाज के लिए हानिकारक साबित होता है, कोई ऐसा अधिकार जिससे क्या है समाज को हानि होती है, तो उसके ऊपर जो है जो पाबंदी है वो लगा सकता है सरकार, या समाज उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता है। उसके बाद देखिए,
सिक्स्थ है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। तो कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। सबको अपनी इच्छा अभिव्यक्त करने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वो सरकार के अंदर भागीदारी कर सकता है। तो खुद चुनाव में खड़ा हो सकता है, वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है या अपने प्रतिनिधियों को चुन करके और उनके माध्यम से अपनी जो बात है वो रख सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है, समान है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। जो कानून सम्मत प्रक्रिया है, यानी कानून के अनुसार जो प्रक्रिया है, अगर कोई व्यक्ति उसके बाहर है तो उसको ना तो दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही उसको गिरफ्तार या नजरबंद कर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। तो कोई भी व्यक्ति क्या है, कुछ भी बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन इसके तहत भी क्या है, कानून के द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है उसको अपनाना पड़ेगा। ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, उसी व्यक्ति विशेष की होगी जिसको यह अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखिए कि सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। यानी एक कर है वो सभी के ऊपर लगाया जाएगा और सभी से उसको वसूला जाएगा, क्योंकि प्रशासन के और सेना के जो खर्चे हैं वो उससे चलते हैं। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। जितनी जिसकी आय है उसी के अनुसार क्या है, उसके ऊपर कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपनी संपत्ति का अधिकार है और जब तक क्या है, राज्य उसकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा, जब तक क्या है, राज्य को क्या हो, उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे सरकार क्या करती है, किसी ज़मीन के अंदर से कोई सड़क है वो निकालनी है तो क्या करती है, सरकार उस ज़मीन को खरीद लेती है और उचित मुआवजा है किसान को देती है। तो ये संपत्ति का अधिकार ही है जिसके द्वारा क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति को उससे छीन नहीं सकता है। और अगर राज्य भी अगर किसी से लेगा तो वो क्या करेगा, उसको उसके बदले में मुआवजा है वो देता है। ये जो कुछ ऐसे अधिकार थे जो फ्रांस के अंदर वहाँ दिए गए, जो 1791 का जो संविधान लागू हुआ उसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए।